नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की 50 खबरों का। 11वें मामले पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई खत्म हुई। 26 मई को मामले की अगली सुनवाई। सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट में सुनवाई के बाद बोले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का 26 मई को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई। कोर्ट ने दोनों पक्षों से आपत्ति मांगी। 11वें मामले पर कोर्ट ने दोनों पक्षों से आपत्ति रिपोर्ट मांगी। 26 मई को तय होगा कि कौन सी याचिका सुने। 7 रूल 11 पर कोर्ट करेगा सुनवाई। वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई खत्म होने के बाद कोर्ट के बाहर लगे हर हर महादेव के नारे, लोगों ने हर हर मोदी के नारे भी लगाए। 11वीं केस में दायर नई याचिका पर वाराणसी सिविल कोर्ट में कल सुनवाई। याचिका में शिवलिंग के दर्शन पूजन की इजाजत मांगी गई। मुस्लिमों की एंट्री रोकने की भी मांग। कवि मनोज मुंतशिर ने ज्ञानवापी पर साझा की कविता। ट्विटर पर लिखा कि पूछेगी जब अदालत तो पत्थर देंगे गवाही। कुतुब मीनार पर दिल्ली के साकेत कोर्ट का फैसला सुरक्षित। 9 जून को आएगा कोर्ट का आदेश। हरिशंकर जैन ने भगवान ऋषभ देव की तरफ से रखा पक्ष। कहा 27 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। कुतुब मीनार विवाद पर जज की टिप्पणी का मूर्तियां 800 साल से बिना पूजा के हैं, उन्हें ऐसे ही रहने दें। कुतुब मीनार पर 1871 की एएसआई रिपोर्ट में खुलासा। कुतुब मीनार और परिसर में बने मंदिर एक समय के कुछ मंदिरों को तोड़कर किया गया था निर्माण। कोर्ट समिट में चारों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ जारी किया संयुक्त बयान। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। पीएम के जापान दौरे पर विदेश मंत्रालय का बयान। क्वाड नेताओं ने मुंबई और पठानकोट हमले की निंदा की। जापान दौरे के बाद पीएम मोदी का बयान। जापानी सरकार और भारतीय प्रवासियों को कहा शुक्रिया। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच टोक्यो में द्विपक्षीय बातचीत। बाइडेन ने कहा कि मैं पीएम मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बैठक के दौरान कहा कि वैक्सीन उत्पादन, सौर ऊर्जा और युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध पर भी हम चर्चा करेंगे। जो बाइडेन से बैठक के दौरान बोले पीएम मोदी, आपसे मिलकर हमेशा खुशी होती है। हम लोगों ने विश्वास को और मजबूत किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अमेरिका के बीच व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है। इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। पीएम ने कहा कि लाइक माइंडेड देशों के साथ हम काम करते रहेंगे। तो वहीं क्वाड फेलोशिप के कार्यक्रम में शामिल क्वाड लीडर्स, अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए 100 मेधावी छात्रों को दी जाती है क्वाड फेलोशिप। पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलियाई पीएम को तोहफा। मध्य प्रदेश की गोंड आर्ट पेंटिंग गिफ्ट की गई। पीएम मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से मुलाकात की। जम्मू में राहुल भट्ट की पत्नी और पिता से मिले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। मुलाकात के बाद परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कहा परिवार के साथ खड़ी है सरकार। मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद बोली राहुल भट्ट की पत्नी। कहा महंगाई के मुताबिक मुआवजे की रकम है कम। उपराज्यपाल से मदद का आश्वासन मिला। राहुल भट्ट की मौत को लेकर के विरोध प्रदर्शन का आज 13वां दिन। जम्मू कश्मीर में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कश्मीरी पंडित। श्रीनगर के सौरा में आतंकियों ने पुलिसकर्मी को मारी गोली। हमले में पुलिसकर्मी सैफुल्लाह शहीद हुए। आतंकी हमले में पुलिसकर्मी सैफुल्लाह की 7 साल की बेटी को भी लगी गोली। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुलगाम के यारीपोरा में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका। हमले में अब तक 15 लोगों के घायल होने की खबर। जम्मू कश्मीर में जैश के आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ। अवंतीपोरा से आतंकियों के 8 मददगारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। टेरर फंडिंग मामले में पुणे एटीएस की बड़ी कार्रवाई। जुनैद मोहम्मद नाम के शख्स को फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना ने किया योग। 19,000 फीट की ऊंचाई पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले लगाया योग शिविर। जम्मू में राज्यपाल मनोज सिन्हा की सुरक्षा पर हाई लेवल बैठक। मीटिंग में पुलिस, अर्धसैनिक और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा मोदी एक ऐसे भारत का सपना देख रहे हैं जिसमें देश की बड़ी आबादी की हिस्सेदारी नहीं है। बीजेपी ने राहुल गांधी के लंदन दौरे पर साधा निशाना। राहुल और जेरेमी कॉर्बिन की एक साथ वाली तस्वीर को लेकर विवाद हुआ। कॉर्बिन से राहुल की मुलाकात पर रणदीप सुरजेवाला का पलटवार। जेरेमी कॉर्बिन के साथ पीएम मोदी की तस्वीर को ट्वीट किया। वहीं कल कार्ति चिदंबरम से पूछताछ करेगी सीबीआई। वीजा मामले में चीनी वर्कर्स से 50 लाख की घूस लेने का आरोप। पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को मोहाली कोर्ट ने 27 मई तक पुलिस रिमांड में भेजा। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त विजय सिंगला का दावा। भरत सोलंकी के राम मंदिर पर विवादित बयान के बाद भड़के हार्दिक पटेल। का भगवान राम से कांग्रेस की क्या दुश्मनी है। दूसरी पार्टी में शामिल होने पर सवालों पर आजम खान का जवाब। कहा मैंने अब तक खींच रखी थी एक रेखा, किसी दूसरी कश्ती की तरफ कभी नहीं देखा। दिल्ली में बॉक्सर्स के सम्मान समारोह में शामिल हुए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। खेल मंत्री के साथ खिलाड़ियों ने खिंचवाई फोटो।
बिहार में जाति जनगणना पर 1 जून को होगी सर्वदलीय बैठक, प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी। झारखंड के पलामू में सीआरपीएफ टीम ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया। खाने के तेल की आसमान पार होती कीमतों पर केंद्र सरकार का फैसला, कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर कस्टम ड्यूटी को फ्री किया गया। केंद्र सरकार ने 2 साल तक के लिए कस्टम ड्यूटी को हटाया। सोयाबीन और सूरजमुखी के कच्चे तेल पर 20-20 लाख टन की आयात पर छूट दी। आंध्र प्रदेश के कोरासीमा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच पथराव हुआ। जिले का नाम बदलने के बाद सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। मध्य प्रदेश के खंडवा में युवकों ने काटे संत के बाल। मुजफ्फरनगर की गंग नहर में गिरा टेम्पो, पुलिस की सतर्कता से बची 9 लोगों की जान। गए में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई, कई की हालत गंभीर है। दिल्ली के वसंत कुंज में लड़की की डेड बॉडी मिलने के बाद हड़कंप मचा, पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खराब मौसम की वजह से रुकी 4 धाम यात्रा, प्रशासन ने गौरीकुंड, सोनप्रयाग और फाटा में 10 से 20 हजार 4 धाम श्रद्धालुओं को रोका। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें, बारिश में बढ़ा निर्माणाधीन पुल। केदारनाथ धाम में मई के महीने में भारी बर्फबारी हुई, मौसम विभाग के अलर्ट के बाद कुछ समय के लिए रुकी केदारनाथ यात्रा। और अब सीधा नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। महंगाई कम करने की दिशा में मोदी सरकार का एक और बड़ा कदम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल से हटाई गई कस्टम ड्यूटी। कोर्ट समिट में शामिल होने के बाद स्वदेश लौट रहे हैं पीएम मोदी, टोक्यो से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं पीएम। जम्मू में कश्मीर पंडित राहुल भट्ट के परिवार से मिले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, हर संभव मदद का भरोसा दिया। श्रीनगर के सौरा में आतंकी हमला, फायरिंग में पुलिसकर्मी सैफुल्लाह शहीद हुए। ज्ञानवापी केस में 26 मई को अगली सुनवाई, दोनों पक्षों को दी जाएगी सर्वे की वीडियोज और तस्वीरें। बिहार में जातिगत जनगणना पर होने वाली सर्वदलीय बैठक की तारीख में बदलाव हुआ। In association with IME, LED lights, fans, televisions, air conditioners and much more. तो इस वक्त की अहम खबर यह कि महंगाई कम करने पर सरकार का लगातार जोर बना हुआ है। डीजल पेट्रोल के दाम कम करने के बाद अब खाने का तेल भी सस्ता होने जा रहा है। सोयाबीन के तेल से कस्टम ड्यूटी हटा ली गई है और कस्टम ड्यूटी हटते ही सोयाबीन का ऑयल सस्ता होगा। साथ ही साथ सूरजमुखी के तेल से भी कस्टम ड्यूटी हटा ली गई है। तो ये बड़ी खबर, केंद्र सरकार की तरफ से एक अहम कदम उठाया गया। खाने के तेल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के सूरजमुखी और सोयाबीन के तेल से कस्टम ड्यूटी को बिल्कुल हटा दिया गया है, कस्टम ड्यूटी को फ्री कर दिया गया है, जिसकी वजह से खाने के इन दोनों तेलों की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। तो गीतकार मनोज मुंतशिर ने ज्ञानवापी पर अपनी नई कविता लिखी है। कोर्ट में चल रही सुनवाई का जिक्र करते हुए लिखा कि पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे, वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। एक बार आप भी सुनिए जरा। मस्जिद है या शिवाला, ये सच बता ही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे। हम जोड़ने के कायल, तुम तोड़ने में माहिर, मेहमान तुमको माना और तुमने हमको काफिर। बस ये बता दो खंजर क्यों पीठ में उतारा, क्यों सोमनाथ तोड़ा, मथुरा को क्यों उजाड़ा। शंकर का जुर्म क्या था, कान्हा ने क्या किया था, वनवास राम जी को बाबर ने क्यों दिया था। 1300 साल हमने यही सोचते गुजारे, क्यों गर्दनें उतारी, क्यों फूके घर हमारे। सारी जवाबदेही तय होगी धीरे धीरे, हर हर का नाद होगा गंगा नदी के तीरे। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है, वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। खबरों से खींच कर हम लाएंगे सच तुम्हारे, आएंगे कटघरे में औरंगजेब सारे। सारा हिसाब एक दिन जिल्ले इलाही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे। तो ज्ञानवापी पर सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर हो चुकी है और वाराणसी में हर हर महादेव का जय घोष है। तस्वीरें वाराणसी कोर्ट परिसर की है। जैसे ही वाराणसी कोर्ट ने 26 मई को अगली सुनवाई का फैसला सुनाया, वैसे ही कोर्ट के बाहर हर हर महादेव के नारे लगने लगे। हो रहा है, करती है मेरे भोले। याचिकाकर्ता महिलाएं
भजन कीर्तन करने लगी। सब आपकी कृपा। वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर सुनवाई हो रही है। जज ने अब सुनवाई के लिए अगली तारीख 26 मई तय की है। 26 मई को मेंटेबिलिटी और ऑर्डर रूल और 11 पर बहस होगी। साथ ही जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष को ऑब्जर्वेशन दायर करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। सब काम हो रहा है, सब आपकी। ज्ञानवापी पर सुनवाई से पहले बाबा भोलेनाथ का दुधाभिषेक विश्वास और भरोसे के साथ हिंदू पक्षकारों को शक्ति प्रदान करने के लिए श्रद्धालुओं ने बाबा का भोग लगाया, पूजा अर्चना की। बम बम भोले से पूरा शिवालय गूंज उठा। हम लोगों को हुआ कि बाबा हम लोगों को मिले और नंदी जी का जो तपस्या था वो तपस्या खत्म हो रहा है और उनको बाबा का दर्शन जल्दी प्राप्त होगा। यही भोलेनाथ से आज हम लोग बाबा विश्वनाथ जी का यहाँ पर आराध करके जलाभिषेक किया गया। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो प्रशासनिक लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको शक्ति प्रदान हो। ज्ञानवापी पर अदालत में सुनवाई चालू है। 26 मई को फिर से मामले पर अदालत सुनवाई करेगा, लेकिन जो सबूत मिले हैं वो हिंदू पक्षकारों की तरफ ही इशारा करते हैं और श्रद्धालुओं को पूरा भरोसा है कि कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में ही होगा। कुतुब मीनार मामले पर आज दिल्ली के साकेत कोर्ट ने क्या कहा, यह हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको यह बताते हैं कि अदालत में बहस के दौरान दोनों पक्षों ने क्या कहा। सुनवाई शुरू होते ही साकेत कोर्ट में पहले हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने अपनी बात रखी। हरिशंकर जैन ने कहा, 27 मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार में मस्जिद को बनाया गया और यहाँ मुस्लिमों ने कभी नमाज नहीं पढ़ी। यहाँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है, मॉन्यूमेंट एक्ट अप्लाई होगा। इस पर जज ने कहा, आप किस कानूनी अधिकार के तहत पूजा का अधिकार मांग रहे हैं? जवाब में हरिशंकर जैन ने कहा, हम कोई निर्माण नहीं चाहते, बस पूजा का अधिकार चाहते हैं। मॉन्यूमेंट के चरित्र के मुताबिक वहाँ पूजा होनी चाहिए। हरिशंकर ने राम मंदिर का हवाला देते हुए कहा, अगर मूर्ति तोड़ भी दी जाए या हटा दी जाए तो भी वहाँ मंदिर माना जाता है। अभी भी परिसर में अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। साथ ही एक लौह स्तंभ है जो 1600 साल पुराना है और अगर देवी देवता नहीं हटते तो पूजा का अधिकार भी मिलना चाहिए। जज ने कहा, मूर्तियां तो 800 साल से बिना पूजा के हैं, उन्हें ऐसे ही रहने दें। हरिशंकर ने कहा, जज खुद वहां जाकर मुआयना कर सकते हैं। पूजा का अधिकार फंडामेंटल राइट है। एक मंदिर हमेशा एक मंदिर होता है और उनकी दिव्यता हमेशा के लिए रहती है। निचली अदालत ने बिना मौका दिए मामला खारिज कर दिया था। एएसआई के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, एक बार किसी मॉन्यूमेंट का कैरेक्टर तय हो जाता है तो वह बदला नहीं जा सकता है। संरक्षित स्मारक में किसी तरह का धार्मिक पूजा पाठ नहीं किया जा सकता है, इसलिए याचिका को रद्द कर देना चाहिए। जहां पूजा होती है वो लिविंग मॉन्यूमेंट है, कुतुब मीनार नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है। जब ये एएसआई के संरक्षण में आया था तब वहां कोई पूजा नहीं होती थी और इस मामले में पूजा का अधिकार नहीं है। मस्जिद का निर्माण 27 मंदिरों के अवशेष से हुआ था, लेकिन यह कहीं नहीं लिखा है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर किया गया। जज ने एएसआई के वकील से पूछा, ये फैक्ट वर्सेस फैक्ट का मामला है, तो क्या इसका फैसला 7/11 के तहत होना चाहिए? एएसआई के वकील ने कहा, उसके तहत लोअर कोर्ट ने अपना फैसला दिया है और याचिका रद्द कर दी थी, जिसके बाद साकेत कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। और इस बीच बड़ी खबर यह कि बिहार में 1 जून को सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें कि जातिगत जनगणना को लेकर भी मीटिंग की जाएगी। पहले 27 मई को यह सर्वदलीय बैठक होने वाली थी, लेकिन 27 मई से पोस्टपोन करके इसको 1 तारीख के लिए तय कर दिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जातिगत जनगणना को लेकर भी इसी बैठक में मीटिंग होनी है, जो कि अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि जातिगत जनगणना की बात जब आई थी तो बिहार में इसको काफी प्रतिरोध भी झेलना पड़ा था। तो आंध्र प्रदेश के कोना सीमा जिले में सड़कों पर कोहराम मचा, तो कहीं आगजनी है तो कहीं पत्थरबाजी हो रही है। आखिर क्यों हो रही है? महाराष्ट्र के अहमदनगर में हथियार लेकर किसने डिस्को डांस किया? ये तमाम चीजें इस वीडियो ब्रेकिंग के साथ। कहीं तोड़फोड़, कहीं आगजनी, पुलिस पर पथराव, खूब शोर शराबा। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के कोना सीमा की है, जब स्थानीय लोगों के प्रदर्शन से कोहराम मच गया। एक तरफ पुलिस प्रशासन
तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी दोनों आमने सामने। प्रदर्शनकारियों ने ऐसा उत्पात मचाया कि कई गाड़ियां और बसें फूंक डाली। प्रदर्शनकारियों ने एक मंत्री के घर को भी आग के हवाले कर दिया। इस मौके पर पुलिस को भी प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करना पड़ा, जिसमें कई प्रदर्शनकारी जख्मी हो गए। दरअसल सरकार कोनसीमा का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर करना चाहती है, लेकिन स्थानीय लोग नहीं चाहते कि इसका नाम बदला जाए। हाथों में तलवार लेकर डिस्को डांस, न पुलिस का डर न ही कानून का खौफ, सरेआम हाथों में हथियारों के साथ नाच और गाना। ये वीडियो महाराष्ट्र के अहमदनगर की है, जब हथियारों के साथ खुलेआम डांस का सीन लोगों के मन में खौफ पैदा कर गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, पुलिस के कान खड़े हो गए और 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जैसे ही पुलिस ने केस दर्ज किया, सभी आरोपी फरार हो गए। मुंबई के 15 साल के इस छात्र के चेहरे पर आज मुस्कुराहट है, तो उसकी हकदार मुंबई पुलिस है। 15 साल के छात्र के माता पिता को अगर अपना बच्चा मिल गया, तो उसकी हकदार मुंबई पुलिस है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने जान जोखिम में डालकर रात के अंधेरे में ही इस मासूम की जान बचा ली। दरअसल ये लड़का एक सुसाइड नोट लिखकर अपनी जिंदगी खत्म करने चला था, लेकिन उसके माता पिता को जैसे ही सुसाइड नोट मिला, पुलिस से संपर्क किया। मुंबई पुलिस ने भी कागजी कार्रवाई किए बगैर पहले बच्चे की जिंदगी को बचाने की ठान ली और रात के अंधेरे में ही उसके मोबाइल लोकेशन के सहारे उसके पास पहुंच गई और उसकी जिंदगी बचा ली और उसे समझा बुझाकर उसके घर भेज दिया। वाकई मुंबई पुलिस ने जो किया वो काबिले तारीफ है। इसी बीच अहम खबर है कि विजय सिंगला को 27 मई तक पुलिस रिमांड में भेजा गया। भ्रष्टाचार के आरोप है विजय सिंगला पर। उनकी गिरफ्तारी हुई है पंजाब से और मंत्री विजय सिंगला का बयान भी सामने आया कि पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। विजय सिंगला कह रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बात की तारीफ करते हुए भगवंत मान को शाबाशी भी दे रहे हैं और इसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। डॉक्टर विजय सिंगला को कोर्ट में पेशी के बाद यहां गाड़ी में बैठा कर ले जाया जा रहा है और 27 मई तक विजय सिंगला को मोहाली कोर्ट ने पुलिस रिमांड में भेज दिया। आप देख सकते हैं ये एक स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसमें डॉक्टर विजय सिंगला बैठे हैं। पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर थे जिन्हें मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज बर्खास्त कर दिया था। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी और ये कहा जा रहा था कि उन्होंने 1% का कमीशन तमाम जो टेंडर्स विभाग के होते हैं उनमें मांगा था। और आप देख सकते हैं ये डॉक्टर विजय सिंगला बीच वाली सीट पर बैठे हैं, उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। तो डॉक्टर विजय सिंगला पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मोहाली कोर्ट में पेशी के बाद अब उनको यहाँ से बाहर ले जाया जा रहा है। बहुत गुपचुप तरीके से बेसमेंट के रास्ते उनको जिला अदालत में लाया गया। मीडिया से बचने की पूरी कोशिश यहाँ पर की गई, लेकिन अब पेशी के बाद विजय सिंगला यहाँ से बाहर जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। विजय सिंगला पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर, जिनको भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब ने भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद बर्खास्त कर दिया था। उसके बाद उन्हें पुलिस के एंटी करप्शन विंग ने गिरफ्तार किया और उसके बाद मोहाली जिला अदालत में पेश किया गया है। तो यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। तो डॉक्टर विजय सिंगला जो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको आज भगवंत मान ने बर्खास्त किया और उसके बाद उनको एंटी करप्शन विंग ने गिरफ्तार किया। उसके बाद मोहाली जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 27 मई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है और उसके बाद अब उन्हें पुलिस कस्टडी में यहां भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ले जाया गया है। मोहाली से वीडियो जर्नलिस्ट यशपाल रावत के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ नव भारत। क्या एक जोरदार तूफान से कंक्रीट से बनी इमारत धराशायी होते देखिए? अगर नहीं देखा तो देखिए। और ईरान में रेतीली तूफान ने एक ऐसी ही इमारत को धराशायी कर दिया। बस कुछ सेकंड और 10 मंजिला इमारत धड़ाम। तस्वीरें
ईरान के आवादान शहर की है, जहां रेत के तूफान ने निर्माणाधीन बिल्डिंग को मलबे में तब्दील कर दिया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अस्पताल में भर्ती हैं। इमारत का एक हिस्सा गिरते ही चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, तो कुछ ने इस मंजर को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। फौरन राहत और बचाव का काम शुरू हो गया है। मलबे के जद में रोड पर खड़ी कुछ गाड़ियां भी नजर आई। यहाँ के लोगों को लगा कि हादसा भूकंप की वजह से हुआ है, लेकिन कारण था रेत का तूफान। इस मामले में इमारत के मालिक और निर्माण कंपनी के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। नदी में तिनके की तरह बहता ये पुल है, जिसके जरिए लोग नदी को पार किया करते थे, लेकिन इस पुल को नदी में आई प्रलय चंद सेकंड में बहाकर ले गई। देखिए कैसे एक पुल का बड़ा हिस्सा पानी में तिनके की तरह बहता चला जा रहा है। तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की है, जहां नदियां एक बार फिर रौद्र रूप में नजर आ रही हैं। दरअसल पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी और बारिश हो रही है, जिसकी वजह से एक बार फिर नदियां उफान पर हैं और लोगों के दिल में दहशत भर दी है। हाथों में पोस्टर और बैनर, जुबां पर सरकार से न्याय की गुहार। तस्वीरें जम्मू कश्मीर की है, जहां राहुल भट्ट की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों के विरोध प्रदर्शन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वो लगातार सरकार से अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। कश्मीरी पंडितों ने राहुल भट्ट की हत्या के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए नारेबाजी की और प्रशासन से मांग की कि कश्मीर घाटी में सुरक्षा के हालात ठीक होने तक सुरक्षित जगहों पर उनका ट्रांसफर किया जाए। सोमवार को भी सूबे के एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की, लेकिन तब भी इनका मूड नहीं बदला। ये पीछे हटने को तैयार नहीं है। राजधानी की सड़कों पर अब 150 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 150 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद केजरीवाल खुद परिवहन मंत्री के साथ बस में सफर करते नजर आए। इलेक्ट्रिक बसें आज दिल्ली की सड़कों पे उतरी हैं। अगले 3 दिन हमने फ्री कर दिया है सबके लिए, तो आप लोग इसको खूब घूमें फिरें। आप ही की बसें हैं, संभाल के रखें, खराब ना करें, सीटें गंदगी ना करें अंदर। वहीं केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों को इलेक्ट्रिक बसों के साथ साथ 3 दिन मुफ्त यात्रा की सौगात भी दी है। गौरतलब है कि केजरीवाल सरकार ने सोमवार को ही लेटर जारी कर 150 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात देने का ऐलान कर दिया था। और इसी बीच अहम खबर है कि सीबीआई ने कल कार्ति चिदम्बरम को बुलाया है पूछताछ के लिए। कार्ति चिदम्बरम को पर 50 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। चीन के लोगों से रिश्वत लेने का आरोप है। ये कहा गया कि फर्जी तरीके से 250 से ज्यादा लोगों का वीजा बनवाया गया और उसके एवज में 50 लाख रुपए लिए गए। तो आईएएस पूजा सिंघल पर शिकंजा कसने के बाद से झारखंड से लेकर के बिहार तक ईडी की छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। पूजा सिंघल के करीबी ईडी के सीधे निशाने पर हैं। तस्वीरें झारखंड के रांची की है, जहां ईडी का छापा पड़ा है। पहले आईएएस पूजा सिंघल और अब उनके करीबियों पर शिकंजा। ये आवाज रांची में सीनियर अधिकारी विशाल चौधरी की है। विशाल चौधरी सत्ता पक्ष के काफी करीब हैं और सूत्र बता रहे हैं कि इनके घर पर भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। इसके बाद ईडी ने नोट गिनने के लिए 2 मशीनें मंगवाई हैं। उनके आवास के आसपास भारी सुरक्षा व्यवस्था है। आपको बता दें कि आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के घर भी 17 करोड़ से अधिक कैश बरामद हुई थी। तब भी ईडी ने नोट गिनने के लिए मशीन का सहारा लिया था। झारखंड से लेकर बिहार तक ईडी छापे पर छापे मार रही है। तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा की है, जहां ईडी की पूरी टीम अचानक आ धमकी। इलाके में ईडी के पहुंचने की खबर के साथ ही हलचल मच गई।
IAS पूजा सिंघल पर शिकंजा कसने के बाद ईडी लगातार उनके करीबियों पर छापे मार रही है। ये त्रिवेणी चौधरी का आवास है जहां ईडी ने छापा मारा। आपको बता दें, त्रिवेणी चौधरी विशाल चौधरी के पिता हैं और विशाल चौधरी पूजा सिंघल और उनके सीए के काफी करीबी माने जाते हैं। विशाल चौधरी के कई प्रशासनिक अधिकारियों से अच्छे संबंध हैं और वो रांची में इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं। रांची में विशाल चौधरी के आवास पर भी छापेमारी में भारी मात्रा में कैश मिलने की खबर है। रेलवे स्टेशन से ट्रेन गुजर रही है। चलती ट्रेन में एक के बाद एक कई यात्री चढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक दुर्घटना हो जाती है। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता एक यात्री अपना संतुलन खो देता है और लड़खड़ाता हुआ ट्रेन के साथ घसीटता चला जाता है। लेकिन इस दौरान आरपीएफ जवान की नजर इस यात्री पर पड़ती है। अपनी जान की परवाह किए बगैर ही आरपीएफ जवान यात्री को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है और अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए उसे बचाने में कामयाब भी हो जाता है। तस्वीरें महाराष्ट्र के वर्धा की है, जहां चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हुए एक यात्री गिर जाता है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई अनहोनी नहीं हुई। रात के खुप अंधेरे में एक शटर से एक के बाद एक 3 चोर दाखिल होते हैं। पहला चोर दाखिल होते ही पेचकस की मदद से एक के बाद एक सभी लॉकर खोलने लगता है और उसमें रखे कीमती सामान को अपने साथी के हाथों में पकड़ा देता है। लेकिन दूसरे तीसरे नंबर का चोर उससे भी 10 कदम आगे बढ़ते हुए पूरी की पूरी अलमारी को ही उठा लाता है और उसे शटर के नीचे से निकाल ले जाने में कामयाब हो जाता है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां चोरों ने आधी रात एक सुनार की दुकान में घुसकर चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया और 400 ग्राम सोने के साथ 14 किलो चांदी पर हाथ साफ कर गया। इसी बीच बड़ी खबर यह कि जयंत चौधरी राज्यसभा जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के सहयोग से राज्यसभा सांसद बन सकते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, जो कि हालिया विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश में लड़ा था, चुनाव में सफलता भले ही नहीं मिल पाई, लेकिन ये एक राजनीतिक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है जयंत चौधरी को। वहीं असम के गुवाहाटी में भारतीय वायुसेना के जवानों ने अपना शौर्य दिखाया, तो भारतीय सेना की चुस्ती फुर्ती का आपको राज दिखाते हैं। तो वहीं कर्नाटक में एक भीषण हादसे से क्यों चीख पुकार मच गई, ये भी देखिए। देख लो चीन, देख लो पाकिस्तान, देख लो हिंदुस्तान की ताकत, देख लो हमारे जवानों का शौर्य। हेलीकॉप्टर की आवाज से गूंजा पूरा इलाका। फिर हमारे कमांडो ने दिखाई अपनी हिम्मत, दिखाई अपनी ताकत। तस्वीरें गुवाहाटी की है, जब वायुसेना ने मॉक ड्रिल किया। एनएसजी के ब्लैक कमांडो ने चीनी हेलीकॉप्टर से मॉक ड्रिल कर अपना शौर्य दिखाया। भारतीय रक्षा बल उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में हाई अलर्ट पर है, क्योंकि चीन एलएसी के करीब अपने बुनियादी ढांचे को आक्रामक रूप से विकसित कर रहा है। सेना प्रमुख सहित बलों के शीर्ष कमांडर सीमाओं पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। ऐसे मिलती है भारतीय सैनिकों को ताकत, ऐसे मिलती है भारतीय सैनिकों को फुर्ती, ऐसे दुश्मनों के नाक में दम कर देते हैं भारतीय सैनिक। बेहद मुश्किल मौसम, 19,000 फीट की ऊंचाई। तस्वीरें रेंजा गला और उमलिंगला की है, जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भारतीय सेना ने अपनी तैयारी दिखाई। भारतीय सेना का
ये योगाभ्यास है जो पूर्वी लद्दाख में अलग अलग मोर्चों पर तैनात सैनिकों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तैयारी दिखाई। देख लो चीन, देख लो पाकिस्तान, यही है भारतीय सैनिकों की चुस्ती, फुर्ती और ताकत का राज। ट्रक के फरकच्चे उड़ चुके हैं, बस का कचूमर बन चुका है। तस्वीरें कर्नाटक के हुबली की है, जहां बस और ट्रक के आमने सामने की टक्कर में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 28 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ट्रक और बस की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। ट्रक के आगे का हिस्सा पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है, तो वहीं बस के अगले हिस्से में कुछ नजर नहीं आ रहा है। अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन की है, जहां अस्पताल प्रशासन की लापरवाही ने सबको हैरान कर रख दिया। दरअसल अस्पताल ने एक नवजात बच्चे को मृत घोषित कर दिया। जब इसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया तो बच्चा अचानक से हिलने लगा, जिसके बाद बच्चे के परिजन उसे दोबारा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया। नाराज परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत करवाया और जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं अस्पताल प्रशासन ने एक्शन लेते हुए 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। एक तरफ मैदानी इलाके गर्मी से तप रहे हैं तो दूसरी तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। तस्वीरें केदारनाथ धाम की है, जहां जमकर बर्फबारी हो रही है। बारिश के बाद इलाके में ठंड और बढ़ गई है। वहीं कई तीर्थयात्री बारिश होने के बावजूद लाइन में लगकर बाबा के दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं, जिस वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं माना जा रहा है कि पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में गर्मी से राहत मिल सकती है। जिस तापमान में खून जम जाता है, जिस तापमान में हड्डियां कांपने लगती है, उस तापमान में भारत के शूरवीर बर्फबारी के बीच खेलते नजर आए। नजारा हिमाचल प्रदेश का है, जहां अभी अभी ताजा बर्फबारी हुई है और इसका लुत्फ आईटीबीपी के जवान उठाते दिखे और साथ ही खेलने में मशगूल नजर आए। ये तस्वीरें भी दुश्मन के सीने में खौफ भरने के लिए काफी है। वहीं पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे पर भी खुशी नजर आ रही है। और अब सीधा रुख करते हैं इस वक्त की 100 अहम खबरों का। खाने के तेल की आसमान पार होती कीमतों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल की आयात पर कस्टम ड्यूटी को फ्री किया गया। केंद्र सरकार ने 2 साल तक के लिए कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है। ज्ञानापी मामले पर 26 मई को फिर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई होगी। ज्ञानापी मामले पर कोर्ट ने दोनों पक्षों से आपत्ति रिपोर्ट मांगी है। टाइम्स नाउ नवभारत के पास ज्ञानवापी केस की एक्सक्लूसिव ऑर्डर कॉपी। ज्ञानवापी में शिवलिंग की सुरक्षा जारी रहेगी। वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई खत्म होने के बाद कोर्ट के बाहर लगे हर हर महादेव के नारे। कवि मनोज मुंतशिर ने ज्ञानवापी पर साझा की कविता। ट्विटर पर लिखा कि पूछेगी जब अदालत तो पत्थर देंगे गवाही। वाराणसी कोर्ट में सुनवाई के बाद बोले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का 26 मई को मुस्लिम पक्ष याचिका पर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी केस में दायर नई याचिका पर वाराणसी सिविल कोर्ट में कल सुनवाई है। याचिका में शिवलिंग के दर्शन पूजन की इजाजत मांगी गई। कुतुब मीनार पर दिल्ली के साकेत कोर्ट का फैसला सुरक्षित। 9 जून को आएगा कोर्ट का आदेश। हरिशंकर जैन ने भगवान ऋषभ देव की तरफ से रखा पक्ष। कहा 27 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। कुतुब मीनार विवाद पर जज की टिप्पणी। कहा मूर्तियां 800 साल से बिना पूजा के हैं, उन्हें ऐसे ही रहने दें। कुतुब मीनार पर 1871 की ऐसा रिपोर्ट में खुलासा। कुतुब मीनार और परिसर में बने मंदिर एक समय के हैं। कर्नाटक की कुलबुर्गी में बहुमनी इलाके में हिंदू मंदिरों के तत्व होने का दावा। कहा पहले वहां सोमेश्वर मंदिर था। बीजेपी मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह की ताजमहल को लेकर पुरातत्व विभाग को चिट्ठी।
कर्नाटक के बाबा बुदानगिरी दत्तापीठ पर वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन। दत्तापीठ पर नमाज न पढ़ने की मांग कर रहे हैं प्रदर्शन। क्वाड समिट में चारों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ जारी किया संयुक्त बयान। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। पीएम के जापान दौरे पर विदेश मंत्रालय का बयान। क्वाड नेताओं ने मुंबई और पठानकोट हमले की निंदा की। जापान दौरे के बाद पीएम मोदी का बयान। जापानी सरकार और भारतीय प्रवासियों को कहा शुक्रिया। क्वाड नेताओं के साथ बेहतरीन द्विपक्षीय बातचीत का भी जिक्र किया। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच टोक्यो में द्विपक्षीय बातचीत। बाइडेन ने कहा कि मैं पीएम मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बैठक के दौरान कहा कि वैक्सीन उत्पादन, सौर ऊर्जा और रूस यूक्रेन युद्ध पर भी हम चर्चा करेंगे। जो बाइडेन से बैठक के दौरान पीएम मोदी, आपसे मिलकर हमेशा खुशी होती है। पीएम ने कहा कि भारत अमेरिका के बीच व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया पीएम को तोहफा, मध्य प्रदेश की गोंड आर्ट पेंटिंग गिफ्ट की। पीएम ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा से मुलाकात की। क्वाड फेलोशिप के कार्यक्रम में शामिल हुए क्वाड लीडर्स। अमेरिका में पढ़ाई के लिए 100 मेधावी छात्रों को दी जाती है क्वाड फेलोशिप। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा मोदी एक ऐसे भारत का सपना देख रहे हैं जिसमें देश की एक बड़ी आबादी की हिस्सेदारी नहीं है। बीजेपी ने राहुल गांधी के लंदन दौरे पर निशाना साधा। राहुल और जेरेमी कॉर्बिन की एक साथ वाली तस्वीर को लेकर विवाद हुआ। कॉर्बिन के साथ राहुल गांधी की तस्वीर विवाद में कूदे सैम पेत्रोदा। कहा वो मेरे दोस्त हैं और बस चाय पीने के लिए होटल आए थे। कॉर्बिन से राहुल की मुलाकात पर रणदीप सुरजेवाला का पलटवार। जेरेमी कॉर्बिन के साथ पीएम मोदी की तस्वीर को ट्वीट किया। श्रीनगर के सौरा में आतंकवादियों ने पुलिसकर्मी को गोली मारी। आतंकी हमले में पुलिसकर्मी सैफुल्ला की 7 साल की बेटी को भी गोली लगी। बच्ची अस्पताल में है। कुलगाम के यारीपोरा में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका। हमले में अब तक 15 लोगों के घायल होने की खबर। जम्मू में राहुल भट्ट की पत्नी और पिता से मिले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद बोली राहुल भट्ट की पत्नी। कहा महंगाई के मुताबिक मुआवजे की रकम है कम। जम्मू में भारतीय क्रिकेटर उमरान मलिक के परिवार से भी मिले मनोज सिन्हा। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की सुरक्षा पर हाई लेवल बैठक। राहुल भट्ट की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन का आज 13वां दिन। जम्मू कश्मीर में जैश के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। अवंतीपोरा से आतंकियों के 8 मददगारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। टेलीफंडिंग मामले में पुणे एटीएस की बड़ी कार्रवाई। जुनैद मोहम्मद नाम के शख्स को फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया। चेन्नई में बीजेपी एससी विंग के पदाधिकारी बालाचंद्र की हत्या। अज्ञात हमलावरों ने उतारा मौत के घाट। बालाचंद्र की हत्या पर बोले तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष। कहा डीएमके सरकार में पुलिस हुई आलसी। हैदराबाद के सलार जंग म्यूजियम में वीर सावरकर की तस्वीर पर हंगामा। 26 मई को हैदराबाद और चेन्नई जाएंगे पीएम मोदी। दिल्ली में बॉक्सर्स के सम्मान समारोह में शामिल हुए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। पंजाब में सरकारी नौकरी को लेकर मान सरकार का बड़ा आदेश। ग्रुप सी डी पदों पर आवेदन के लिए पंजाबी भाषा जरूरी। पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को मोहाली कोर्ट ने 27 मई तक पुलिस रिमांड में भेजा। भगवंत मान ने स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंघला को बर्खास्त किया। अधिकारियों से कमीशन मांगने का आरोप। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। भगवंत मान पर मुझे गर्व है। विजय सिंघला के बर्खास्त होने पर केजरीवाल गदगद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भगवंत मान पर जताया गर्व। भगवंत मान के फैसले पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा आपसे पंजाब नहीं संभाल रहा। विजय सिंघला पर मान सरकार के फैसले के बाद हरना सिंह का तंज। कहा आपके बहुत से विधायक जेल में बंद हैं। सपा के सहयोग से राज्यसभा जाएंगे जयंत चौधरी। कानून व्यवस्था पर यूपी विधानसभा में योगी अखिलेश आमने सामने। अखिलेश के सवालों पर सीएम योगी का पलटवार। कहा बीजेपी सरकार में लड़के गलतियां नहीं करते। योगी सरकार के आदेश के बाद यूपी में धार्मिक स्थलों से हटे 79,000 से ज्यादा स्पीकर। मथुरा में हिंदू महासभा के दिनेश शर्मा ने जताई हत्या की आशंका। दूसरी पार्टी में शामिल होने के सवालों पर आजम खान का जवाब। कहा मैंने अभी तक खींच रखी थी रेखा, किसी दूसरी कश्ती की तरफ कभी नहीं देखा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर परसों ओवैसी। कहा असम के सीएम को मुस्लिमों से नफरत है। महंगाई को लेकर ओवैसी पर सरकार का तंज। कहा पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के लिए औरंगजेब जिम्मेदार। ओवैसी पर बोले मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा कि वो भस्मासुर हैं। कल कार्ति चिदम्बरम से पूछताछ करेगी सीबीआई। गुजरात दौरे से लौट रहे कार्ति चिदम्बरम का ट्वीट। कहा वीजा मामले में सभी आरोप गलत हैं। राम मंदिर पर गुजरात कांग्रेस के नेता के विवादित बयान पर सियासी घमासान। भरत सोलंकी के राम मंदिर पर विवादित बयान के बाद भड़के हार्दिक पटेल। तो बिहार में जातीय जनगणना पर 1 जून को होने वाली है सर्वदलीय बैठक। बिहार में जातीय जनगणना पर ललन सिंह का बयान। कहा जेडीयू अध्यक्ष ने कहा कि जातिगत जनगणना समय की मांग है। वासुदेव देवनानी की मदरसे पर बयान के बाद कांग्रेस का पलटवार। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने कहा कि देवनानी नहीं आरएसएस का बयान है।
राज्यसभा चुनाव पर बिहार बीजेपी का मंथन। ममता सरकार ने दार्जिलिंग में जीटीए चुनाव कराने पर फैसला लिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 3 कमेटी का गठन किया। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने की सोनिया गांधी से मुलाकात। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत। रांची में ईडी ने पूजा सिंघल के करीबी विशाल चौधरी को हिरासत में लिया। रांची में आईएएस पूजा के करीबी विशाल चौधरी के ठिकानों पर ईडी की आज सुबह से छापेमारी। विशाल चौधरी के घर पहुंची नोट गिनने की मशीन। झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के रिमांड अवधि कल होगी खत्म। सांसद नवनीत के मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप। संजय राउत का केंद्र सरकार पर वार का। आईएनएस विक्रांत के नाम पर सरकार ने पैसे जमा किए। आंध्र प्रदेश के कोना सीमा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच पथराव हुआ। मुजफ्फरनगर की गंगा नहर में गिरा टेम्पो। महाराष्ट्र के अमरावती में फिजियोथेरेपिस्ट पर लगा छेड़खानी का आरोप। झारखंड के पलामू में सीआरपीएफ टीम ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया। दिल्ली के वसंत कुंज में लड़की की डेड बॉडी मिलने से हड़कंप। कर्नाटक के विजयपुरा में नवजात बच्चों को चोरी करने वाली नर्स गिरफ्तार। दिल्ली में वर्क फ्रॉम के नाम पर ठगी गिरोह का भंडाफोड़। गया में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई। बाराबंकी जिले में अज्ञात हमलावरों ने की पुजारी की हत्या। भारत में वयस्क आबादी का 80% और 12 से 14 साल के बच्चों का 70% कोविड वैक्सीनेशन पूरा हुआ। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें। खराब मौसम की वजह से रुकी 4 धाम यात्रा। केदारनाथ धाम में मई के महीने में भारी बर्फबारी। टाइम्स ऑफ इंडिया से खास बातचीत में बोली विश्व चैंपियन निखत जरीन का अल्टीमेट गोल पेरिस ओलंपिक है। अरुणाचल प्रदेश में आईटीबीपी के जवानों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना ने किया योग। कोलकाता में जारी है डिफेंस कॉन्क्लेव। भारतीय वायुसेना ने गुवाहाटी में किया मॉक ड्रिल। चीन की चालबाजी से निपटने के लिए खास तैयारी कर रही है भारतीय सेना। तो वहीं कांस 2022 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड। फिल्म डार्लिंग्स में नजर आएंगी आलिया भट्ट। और इसी बीच अहम खबर यह कि विश्व चैंपियन के सम्मान समारोह में खेल मंत्री नजर आए। निखत जरीन और मनीषा मौन को सम्मान दिया गया। मुक्केबाज परवीन को भी सम्मान समारोह में शामिल कराया गया। अनुराग ठाकुर ने सभी खिलाड़ियों का मान बढ़ाया। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियंस के साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, निखत जरीन भी इस समारोह में मौजूद रही। उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया। गोल्ड हासिल करके अनुराग ठाकुर ने सभी खिलाड़ियों का मान बढ़ाया, सभी को सम्मानित किया। उसी सम्मान समारोह में शामिल रहे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। हर सनातनी जानना चाहता है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अब तक कितना हुआ है। टाइम्स नाउ भारत संवाददाता मनीष यादव वहां पहुंचे और निर्माण स्थल से डायरेक्ट रिपोर्ट उनकी आप देखिए। अयोध्या के राम मंदिर का काम कहां तक पहुंचा? राम मंदिर का ये दिव्य स्वरूप कब तक तैयार होगा? रामलला अपने भव्य मंदिर में कब विराजमान होंगे और राम भक्तों को राम मंदिर के दर्शन कब देंगे? इन सारे सवालों के जवाब आज टाइम्स ऑफ भारत आपको देगा। लेकिन सबसे पहले निर्माण कार्य के लेटेस्ट तस्वीर को देख लीजिए। श्रद्धा और आस्था की नगरी अयोध्या और वो जगह जहां से लोग बड़ा गौरव महसूस करते हैं, मन में हर्ष आता है, उल्लास महसूस होता है, हम उस जगह पे मौजूद हैं। ये जगह है रामलला का गर्भ स्थान। ये पूरा परिसर लगभग 10 एकड़ में फैला हुआ है। एक लड़ाई लड़ी गई इस परिसर पर राम मंदिर निर्माण करने को लेकर और अब वो कामयाबी हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। ये पूरा परिसर 10 एकड़ का है और 57 एकड़ इसके आसपास है, जहां पर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मंदिर से जुड़ा हुआ बनना है। लाइब्रेरी बननी है, म्यूजियम बनना है, रेस्टोरेंट बनने हैं, प्रार्थना स्थल बनने हैं। लेकिन बहुत अहम है ये 10 एकड़ का वो प्रीमाइसेस जहां पर गर्भगृह मौजूद है। सामने आपको गर्भगृह नजर आएगा जिस पर पताका फहरी हुई है। तैयारियां की जा रही हैं मंदिर निर्माण की और लेवलिंग, प्लिंथ की लेवलिंग, जिसे आम बोलचाल में चबूतरा बोल सकते हैं, मंदिर का चबूतरा बनाने का काम किया जा रहा है। और वो किया जा रहा है ग्रेनाइट पत्थरों के जरिए, जो कि खास तौर पर कर्नाटक और तेलंगाना से बनाए गए हैं, जिनकी 3 फीट ऊंचाई है, 2.5 टन वजन है, 5 फीट लंबाई और 2.5 फीट चौड़ाई है। तो आपने देखा प्लिंथ का काम तेजी से चल रहा है।
इस नींव पर श्री राम मंदिर की भव्य और विशाल इमारत खड़ी होगी, जो 360 फीट लंबी होगी, 235 फीट चौड़ा होगा, जिसका शिखर 161 फीट चौड़ा होगा। गर्भगृह के चारों ओर 5वीं लेयर डाली जा रही है, अर्थात हम 15 फीट ऊंचाई हमने प्राप्त कर ली है कुर्सी प्लिंथ की। में से 4 फीट जमीन में रहेगा। सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है, जेसीबी लगी हुई है, पत्थरों को उठाकर वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। नक्काशीदार पत्थर भी आ चुके हैं। तो 1 महीने में आकलन रहा कि दिसंबर 2023 तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा कर लिया जाएगा और दर्शन श्रद्धालुओं के लिए यहाँ हो सकेंगे। इसके अलावा 100 मीटर जो रोड है, जो मंदिर परिसर के चारों तरफ जिसे परकोटा बोल सकते हैं, उसकी भी तैयारी की जा रही है। वो भी काम लगातार चला देगी। पत्थर यहाँ से जो आए हैं इन्हें उठाकर वहां तक पहुंचाया जा रहा है। लेवलिंग, प्लिंथ की लेवलिंग करने का काम चल रहा है। दिसंबर 2023 तक मंदिर का पहला फ्लोर बनकर तैयार हो जाएगा और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। मंदिर के नक्काशीदार पत्थरों का इंस्टॉलेशन प्रारंभ कर देंगे। उसकी घोषणा 3-4 दिन पहले की जाएगी और हम प्रयास करेंगे जब 8-10 पत्थर रखे जा चुके हों तब आपको फिर से बुलाकर नक्काशीदार पत्थरों के इंस्टॉलेशन का कार्य आपको दिखाया जाए। ये पत्थर कर्नाटक से आ रहे हैं। कर्नाटक ग्रेनाइट स्टोन जो सब जगह बहुत ख्याति प्राप्त पत्थर है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। ये पत्थर हमारे 5 फीट बाई 3 फीट बाई 2.5 फुट के पत्थर हैं। जो वहाँ फिट किए जा रहे हैं। मतलब 5 फीट लंबाई और 3 फीट ऊंचाई। 5 फीट 3 फीट और 2.5 फीट चौड़ाई वो लगाया जा रहा है। राम मंदिर ऐसा दिव्य हो, अनुपम हो, जिसका कोई जोड़ा न हो, ऐसे सारे इंतजाम हो रहे हैं। लिहाजा समय थोड़ा लग रहा है, लेकिन राम भक्तों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। तो मदरसों को लेकर राजस्थान में भी हंगामा लगातार मचा हुआ है। बीजेपी नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री ने मदरसों को बंद करने की मांग की। आरोप लगाया कि सरकारी अनुदान पर मदरसे धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं। गहलोत सरकार ने पलटवार किया कि बीजेपी माहौल खराब कर रही है। मदरसों के बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार है। ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है। पहले यूपी में योगी, फिर असम में हिमंता शर्मा बिस्वा और अब राजस्थान। उत्तराखंड में भी मदरसों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। राजस्थान में मदरसों पर जारी जंग के बारे में हम आपको दिखाएं, उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मदरसा फॉर्मूला आपको बता देते हैं, जहां से मदरसों के अस्तित्व पर सवाल उठना शुरू हुआ। दरअसल मुख्यमंत्री योगी ने 6 दिन पहले मदरसों पर एक बड़ा फैसला लिया। फैसला था नए मदरसों का अनुदान बंद। मुख्यमंत्री योगी ने वर्ष 2016 में अखिलेश सरकार द्वारा मदरसों को अनुदान देने के लिए लागू की गई नीति को खत्म कर दिया। आदरणीय योगी सरकार ने 2017 में जब हम सरकार में आए और 22 के बीच में हमने आधुनिकीकरण किया है, हमने मॉडर्न एजुकेशन लागू की है, एनसीईआरटी की पढ़ाई लागू की है। तो ये एक अच्छा स्टेप है। माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। मुख्य धारा से अगर जोड़ना है हमको तो अनुदान को रोकना है, क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ जाना होगा। तो ये हमारा प्रयास है कि हम अब मुस्लिम समाज के बच्चे मदरसों से निकलकर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बने। यहीं से मदरसों पर महाभारत शुरू हो गई, जो यूपी के बाद असम पहुंची। असम के मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा बिस्वा ने तो कहा कि वो मदरसा शब्द ही नहीं सुनना चाहते। भाई साहब, ये मदरसा शब्द ही विलुप्त हो जाना चाहिए। जब तक ये मदरसा दिमाग में घूमते रहेगा तब तक बच्चा कभी डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकता है। अगर बच्चा को आप स्कूल में जाने का समय आप पूछ लेता है कि बेटा तुम मदरसा जा रहा है, तुम जुनाब बनेगा, इस रास्ते से तुम डॉक्टर नहीं बनेगा, तो कोई बच्चा मदरसा नहीं जाएगा। भारत के मुसलमानों के स्वघोषित मसीहा असदुद्दीन ओवैसी को असम के मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा बिस्वा की मदरसों पर राय खल गई और उन्होंने अपने अंदाज में
जवाब दिया। महाभारत यहीं तक नहीं रुकी। यूपी, असम और अब राजस्थान के मदरसों पर सियासी महाभारत लड़ी जा रही है। राजस्थान में बीजेपी नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने एक ट्वीट किया, जिसके बाद बवाल मच गया। संविधान में सेकुलर शब्द जोड़कर स्कूल के सिलेबस से गा गणेश का निकालकर गा गमला कर दिया गया। ऐसे में मदरसों में कुरान और हदीस क्यों? देश में सबके लिए प्राइमरी एजुकेशन स्कूल है, फिर मदरसा में सरकारी सब्सिडी से धार्मिक शिक्षा क्यों? भाजपा नेता और राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने मदरसे मामले को लेकर ट्वीट क्या किया कि राजनीति में भूचाल आ गया। राजस्थान की राजनीति गरमाने लगी। कांग्रेस ने आड़े हाथ लेते हुए इसे न सिर्फ वासुदेव देवनानी और बीजेपी से जोड़ा, बल्कि कहा कि ये आरएसएस के कार्यालय से आई हुई चिट्ठी है जिसे वासुदेव देवनानी ने पढ़ा है। डोटासरा ने गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं मदरसे तालीम से जुड़े हुए संगठन के लोगों ने कहा कि यह एक चुनावी शगुफा है। बीजेपी नेता और राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री देवनानी का सीधा सा मतलब है वो ये कि जब सरकारी स्कूल हैं तो फिर मदरसों की जरूरत कहाँ है और क्यों? क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य में सरकारी अनुदान से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है क्या? अभी हाल ही में असम सरकार ने इस प्रकार के अनुदान को बंद किया है और सारे बच्चों को समान रूप से सरकारी स्कूलों में आने के लिए कहा है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार बीजेपी के मदरसों पर बयान के बाद तुरंत हरकत में आ गई। शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान ने ये तो माना कि मदरसों में दीनी तालीम दी जाती है, लेकिन आधुनिक शिक्षा प्रणाली भी साथ साथ चल रही है। कि उनकी सोच है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि मदरसों में शिक्षा बिल्कुल सही है कि दीनी तालीम मिलती है, लेकिन आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स की भी उसमें शिक्षा दी जाती है। तो इस तरह के इल्ज़ामात गलत हैं और जब वो खुद शिक्षा मंत्री थे उस टाइम वो खुद ये डिसीजन लेते। राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सालेह मोहम्मद ने आरोप लगाया कि बीजेपी माहौल खराब कर रही है। मदरसों के बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार है। राजस्थान में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सालेह मोहम्मद ने केंद्र सरकार को घेरे में लिया और कहा मदरसों को बंद करने से पहले केंद्र सरकार अल्पसंख्यक मामलों के विभाग को बंद करे, क्योंकि अल्पसंख्यक मामलों के विभाग के 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत ही मदरसों को मदद दी जा रही है। राजस्थान में गहलोत सरकार ने कुछ महीने पहले मदरसों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण को लेकर आर्थिक मदद का फैसला किया। तब भी गहलोत सरकार पर बीजेपी ने तुष्टीकरण का आरोप लगाया था और अब भी सवाल यही है कि सरकारी अनुदान पर चलने वाले मदरसों में आखिर धार्मिक शिक्षा क्यों? जब आसाम में मदरसों का अनुदान बंद हो सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं? आखिर राजस्थान में धार्मिक शिक्षा कोई लेना चाहे तो ले, लेकिन निजी स्तर पर ले सकता है, लेकिन सरकारी अनुदान से इस प्रकार से धार्मिक शिक्षा जब कुरान है, हदीस है, इस प्रकार की शिक्षा देना मैं समझता हूँ उचित प्रतीत नहीं होता। हमारी मांग है कि आसाम की तरह राजस्थान में भी अनुदान बंद किया जाए। राजस्थान कांग्रेस का आरोप है कि मदरसों को अनुदान बंद करने वाली राय वासुदेव देवनानी की नहीं बल्कि आरएसएस की। वो जब शिक्षा मंत्री थे ना तब भी भारतीय भवन से पर्ची आती थी, इसका ये करना वही करते थे, इसके अलावा कुछ नहीं करते थे। ये पार्ट जोड़ देना, ये घटा देना। अब भी उनको पर्ची आई होगी, उनके व्हाट्सएप देख लो आप निकाल करके। उनके बाद भारतीय भवन से कोई आरएसएस के किसी नेता ने किया होगा कि आपको ये बोलना है, क्योंकि हमारा जो धार्मिक उन्माद हम फैलाना चाहते थे वो इस सरकार ने कड़ाई के साथ में उसको नहीं फैलने दिया। ये 7-8 सके जो दंगे कराने की कुचेष्टा थी उसमें कामयाब नहीं हुए, इसलिए इस तरीके की बात दोबारा छेड़ो। बीजेपी का मदरसों को अनुदान बंद करने के पीछे तर्क ये है कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है और संविधान के मुताबिक सरकारी अनुदान पर चलने वाला कोई भी संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता। बीजेपी मदरसों के आधुनिकीकरण की बात करती है। मदरसों के पक्षकारों का तर्क भी राजस्थान के लिए कुछ ऐसा ही है। पहले मदरसे जो चलते थे वो सिर्फ दीन का काम करते थे, मतलब सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ाया जाता था, अरबी पढ़ाई जाती थी। बड़ी मुश्किलों से जो समाज के लोग थे उनको मनाया कि भाई ऐसा ठीक है, ये भी तालीम चलती रहे, ये भी एजुकेशन चलती रहे और शिक्षा ये भी चलती रहे, दोनों को बड़ी मुश्किल के बाद में लोग माने मदरसे वाले। और आज जितने भी मदरसे हैं उसके अंदर वो का वही सिलेबस जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता है, जो निजी स्कूलों में पढ़ाया जाता है, वो का वही सिलेबस सारा का सारा इसमें पढ़ाया जाता है। मदरसों पर छिड़ा ये युद्ध
राजस्थान के साथ साथ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी लड़ा जा रहा है। मदरसों को चलाने वाली सरकारों के अनुदान बंद करने के फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी मदरसों को अनुदान बंद करने के फैसले के खिलाफ। और फिलहाल कहीं छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।